कितनी भी योजनाएं बना लो, किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। दीवा ने नई सोसाइटी की वेटिंग एरिया में यह लाइन पढ़ी तो वह मन ही मन गाली देते हुए आगे बढ़ गई। जाहिर है, नए ज़माने की इस लड़की को किस्मत से ज़्यादा अपनी प्लानिंग पर भरोसा था। उसने ना जाने कितने लड़कों को डेट करने, कितनों के साथ लंबा वक्त गुजारने, कितनों को रिजेक्ट करने के बाद अपने मिस्टर स्पेशल को चूज़ किया था। लेकिन वो खुश थी कि उसकी पसंद अदय ऑलमोस्ट मिस्टर परफेक्ट है। भले ही उसे ढूंढने तक दीवा के बालों में चांदी के कुछ तार भी चमकने लगे थे। ऑलमोस्ट मिस्टर परफेक्ट इसलिए कि अदय में मेल ईगो नहीं है। उसकी एक हाँ के लिए वह पूरे दिन एक पैर पर खड़ा रह सकता था। जॉइंट फैमिली में रहने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई इश्यू नहीं कमाता, फिर भी ठीक है। ओपन माइंडेड है, लड़की उम्र में लड़का से बड़ी है। ये बात पूरी दुनिया ने अदय को समझाई, पर उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दीवा भी आज़ाद ख्याल की लड़की थी, जो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए घर से झगड़कर मेट्रो सिटी में आकर बस गई थी। उसे अदय में अपना मिस्टर परफेक्ट दिखा था, लेकिन ऐसा क्यों था कि शादी के 1 महीने के अंदर ही दिव्या का मन इस रिश्ते से भर गया। अब उसे अदय की छोटी छोटी बातों पर कोफ्त होती, इतनी कोफ्त कि एक कमरे में और एक ही बिस्तर पर रहना भी मुश्किल लगने लगा। रोज़ करवट लेकर लेटना मुश्किल था, तो अब दीवा ने अपनी ऑफिस टाइमिंग ही चेंज करवा ली थी। शुरुआत इस बात से हुई कि घर का कौन सा काम कौन करेगा। ऐसा नहीं था कि रूम पार्टनर के साथ रहने वाले अदय ने कभी घर का काम नहीं किया। ग्रॉसरी लाने, खाना बनाने, साफ सफाई से लेकर कपड़े धोने तक के सारे काम उसे आते थे। लेकिन शादी के बाद पता नहीं कौन सा स्विच दबा कि वह इन कामों से मुंह सा मोड़ने लगा। हद तो तब हुई जब महीने भर तक अदय के दोस्तों का घर आकर आना जाना ख़त्म नहीं हुआ। दीवा को सोशल गैदरिंग से दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसे चाहिए था कि एक शादीशुदा घर में लोग थोड़ा तमीज़ से पेश आए। ये नहीं कि किसी भी कमरे में सिगरेट पी लो, बेड पर, सोफे पर सॉक्स पहने हुए पैरों से बैठ जाओ, अपने मन से टीवी खोल लो, फिर उसे देखना छोड़कर कहीं और बैठ जाओ। वह इन छोटी छोटी बातों पर अदय को समझाती कि अपने दोस्तों को तुमको ही बताना होगा कि थोड़ा ठीक से पेश आए। अदय इस बात पर उखड़ जाता। 1-2 बार दीवा के मुंह से गाली निकल गई तो बात ज़्यादा बिगड़ गई। हार कर दीवा ने अदय से कुछ भी कहना छोड़ दिया। वह अदय के दोस्तों के जाने के बाद चुपचाप सारा सामान सही जगह पर रख दी, सोफ़ा कवर और बेडशीट चेंज करती। असल में उसे साफ सफाई और अपनी चीज़ों को सलीके से रखने की ओसीडी जैसी जिद थी। एक दिन अदय ने इस बात के लिए भी उसे टोका तो उसने कहा कि हफ्ते भर बाद बेडशीट और सोफ़ा कवर तो वैसे भी साफ़ होनी ही थी। लेकिन जब अदय ने इसे छुआछूत से जोड़ दिया, यह हद पार हो चुकी थी। दीवा के ऐसे ख्यालात कभी नहीं थे। यह बात अदय भी अच्छे से समझता था, लेकिन शायद उसने बहस में जीतने के लिए यह ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, जिससे उनका रिश्ता लहूलुहान हो चुका था, जिसे अब शायद कोई संजीवनी ही बचा सकती थी। दोनों ऑफिस से थके हारे लौटते, लेकिन खाना, बर्तन, बिस्तर, डस्टिंग, ज़रूरी सामान की लिस्ट बनाना और लाना, सारे काम दीवा के सिर पर आ पड़े थे। ऐसा नहीं था कि वह अकेले यह काम नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने जिस शादी के लिए इतना इंतज़ार किया, जिस पार्टनर के लिए इतने सपने देखे, उसका धुआं निकलता देख उससे रहा नहीं जा रहा था। वह पता नहीं क्या करना चाहती थी, पता नहीं कहाँ मुंह छिपाना चाहती थी। उसे बार बार लगता कि यही शादीशुदा ज़िंदगी होती है, तो इस बंधन में बंधना क्यों ज़रूरी था, या फिर नाहक इसे तलाशने में इतना टाइम, इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट की।
अब अदय दिन में ऑफिस जाता तो दीवा नाइट शिफ्ट में। अब दोनों का वीकली ऑफ भी अलग अलग दिन था। लेकिन ऐसा था, चूहे बिल्ली का खेल कब तक चल सकता था। दीवा अक्सर सोचती कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी मैरिड लाइफ को एक महीने की खुशी भी नसीब नहीं हो सकी। एक रात वह नाइट शिफ्ट में इसी उधेड़-बुन में थी कि उसके मैनेजर ने उसे 1 घंटे की डेडलाइन में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देने को कहा। वह सर-सर करती रह गई, लेकिन बॉस अपने कैबिन में लॉक हो चुका था। एक गंदी गाली बुदबुदाकर उसने अपने गृहस्थी के ख्यालों को समेटा और फाइल देखी तो उसका हलक सूख गया और वह एक ही सांस में पूरी बोतल खाली कर गई। यह देख सामने बैठे रितेश ने कहा, लगता है आप परेशान हैं, मैं कुछ हेल्प करूं क्या? ना चाहते हुए भी दीवा को हाँ बोलना पड़ा। रितेश ने 5 मिनट तक फाइल देखी और कहा कि मेरे पास इसकी लास्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट है, मैं तुमसे शेयर करता हूँ। स्टार्टिंग के 4-5 पॉइंट ऐड कर अपडेट कर देना। 5 मिनट में रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। दीवा ने ऐसा ही किया। 1 घंटे का काम 10 मिनट में निपटाकर वह कैफेटेरिया में चली गई। खराब कॉफ़ी मशीन को देखकर उसके मुंह से गाली निकलने ही वाली थी। वो तो उसने अपने बगल में खड़े रितेश को देख लिया, जो अपने फ्लास्क से कॉफ़ी निकालकर उसकी ओर बढ़ा रहा था। उसने कहा, लगता है नाइट शिफ्ट का आइडिया कम है तुमको। खाना तो लाई हो ना, कैंटीन भी बंद रहती है। अब तो दीवा के मुंह से सच में गाली निकल गई। हंसी से लोटपोट होता हुआ रितेश बोला कि लड़कियां वाकई कितनी क्यूट लगती है। गाली देते हुए उसे शादी से पहले का अदय याद आया कि पहले सभी लड़कों को लड़कियों के मुंह से गाली अच्छी लगती है, लेकिन फिर वही गाली उनके लिए निकले तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। दीवा ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए उसे सिर से पैर तक घूरा। उसे रितेश बड़ा चेप किस्म का बंदा लगता था, लेकिन उसे लगा कि बिना इसके एक रात काटना मुश्किल होगा। इसलिए दीवा ने उसे इंसल्ट करके भगाने का ख्याल फिलहाल मुलतवी कर दिया। दीवा को खाना बनाना खास पसंद नहीं था। उसने इस काम को सर्वाइवल स्किल की तरह सीखा था। तो फर्स्ट नाइट शिफ्ट में रितेश के खाना ऑफर करने के बाद अब वह रितेश का ही टिफ़िन शेयर करती थी। रितेश ने उसे 2-3 दिन बिना टिफ़िन के देखा तो खुद ही उससे आकर पूछ लेता था, खाने चले? और अब तो वह उसे अपनी फूड चॉइस भी बताने लगी थी। कुछ नाइट शिफ्ट साथ बिताकर दीवा को लगा कि रितेश असल में चेप नहीं, लोगों को लेकर कंसर्न रहता है, जो कि आज के दौड़ भाग वाले शहर में लोगों को बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है। लोगों के टास्क बिना कहे सॉल्व कर देना, कई बार बिना मांगे सजेशन दे देना, किसी को खाना ऑफर कर देना, किसी की वाटर बोतल रिफ़िल कर लाना। ना जाने वो ऐसी हरकतें क्यों करता था। शायद इसीलिए ऑफिस में सब उसे चेप कहते थे। एक दिन सब्जी में नमक थोड़ा ज़्यादा होने पर वह पूरे टाइम गिल्ट में रहा। दीवा को खींचकर बोलना पड़ा कि हो जाता है यार, तुमको हमेशा परफेक्ट क्यों बनना होता है। उस शिफ्ट में दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। अगले महीने की शुरुआत में अदय ने नाइट शिफ्ट ली थी ताकि वो दीवा के साथ कुछ टाइम बिता सके। दीवा को ये पता चलते ही उसने अपनी शिफ्ट चेंज करवा ली। अदय इस बात पर दीवा से नाराज रहा, लेकिन उसे पता नहीं था कि दीवा के मन में क्या क्या चल रहा है, वरना वो उससे उलझने के बजाय उसे मनाने और उससे बात करने और सुलझाने की कोशिश जरूर करता।
ऐसा नहीं था कि दीवा ने उसे हिंट नहीं दिए थे, लेकिन अदय अपने रिश्ते के इश्यूज के हिंट पकड़ ही नहीं पा रहा था। इसलिए उनके बीच अब बातचीत लगभग बंद ही थी। जब भी कुछ कहना सुनना होता तो सरकास्टिक कमेंट, टॉन्ट, एक दूसरे की हफ्तों, महीनों, सालों पुरानी बातों पर की कमियां निकालने से लेकर दीवा की गालियों और फिर अबोलेपन पर आकर बात खत्म हो जाती। इधर अदय से झगड़ा कर जब दीवा डे शिफ्ट में आई तो उसने रितेश की कॉफ़ी, उसके टिफ़िन, उसके साथ सुट्टा ब्रेक को बड़ा मिस किया। बाद में उसे एहसास हुआ कि वह रितेश को ही मिस कर रही है। उसने रितेश को डे शिफ्ट में आने के लिए कहा, लेकिन रितेश दिन में अपने म्यूज़िक एल्बम के लिए काम और मीटिंग्स करता, इसलिए उसके लिए ये पॉसिबल नहीं था। दीवा इसी बात पर उससे भी लड़ ली। हालांकि रितेश ने चुप रहना ही बेहतर समझा। हाँ, उसने अपने घर से दीवा के लिए टिफ़िन भिजवाना शुरू कर दिया। एक शाम दीवा ऑफिस से जल्द ही निकलकर बिना बताए रितेश के फ्लैट पर पहुंच गई। अंदर से कुछ आवाज़ें आती सुनकर वह अपने घर लौटने को हुई, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि अभी घर गई तो अदय की शक्ल देखनी पड़ेगी, तो उसने डोरबेल बजा ही दी। दरवाज़ा एक खूबसूरत लड़की ने खोला, जिसकी आंखों में दीवा के लिए कई सवाल थे। दीवा ने कहा कि उसे रितेश से मिलना है। उस लड़की ने अंदर जाकर रितेश को भेजा। रितेश को गले में गिटार डाले कैजुअल कपड़ा में देख दीवा की हंसी छूट गई, लेकिन उसने नोटिस किया कि फॉर्मल्स कपड़े में रितेश बिल्कुल अलग इंसान लगता है। बिखरे बालों में वह वाकई रॉक स्टार लग रहा था। रितेश ने उसे अंदर बुलाते हुए कहा कि ये वैष्णवी है, मेरी म्यूज़िक पार्टनर, बगल वाले अपार्टमेंट में ही रहती है। हम एक गाने की रिहर्सल कर रहे थे, तुम बताओ कैसे आना हुआ। दीवा बोली कि यार मैं भयंकर बोर हो रही थी, इसलिए तुमसे मिलने चली आई। रितेश ने तीनों के लिए चाय चढ़ाई और तब तक बर्तन साफ कर पोहा भी बना लिया। पोहा खाते हुए दीवा ने कहा कि यार तुम्हारी कॉफ़ी बहुत मिस कर रही हूँ आजकल। रितेश हंसते हुए बोला कि अभी चाय पी लो, कुछ देर में कॉफ़ी भी बनाऊँगा। हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, तुम चलोगी? दीवा का मन तो था, लेकिन उसने इनकार कर दिया और 1 घंटे बाद यूं ही टहलते हुए घर लौट आई। अदय ऑफिस जा चुका था। दीवा ने रितेश को मैसेज करके पूछा कि मूवी कैसी थी। उसका जवाब आया, फर्स्ट क्लास। ना जाने क्या सोचकर दीवा ने मैसेज भेजा, मेरे साथ देखने चलोगे? फिर उसने वह मैसेज डिलीट भी कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि रितेश उस मैसेज को नोटिफिकेशन में ही पढ़ चुका था। मैसेज डिलीट देख रितेश ने चैन की सांस ली कि वह इस मुश्किल सवाल का जवाब देने से बच गया। अब होता यह कि दीवा अपना काम निपटा कर रोज़ घर जाने से पहले रितेश के घर पहुंच जाती। वैष्णवी ने कुछ दिन दीवा के यह पैटर्न देखा तो उसने रितेश के घर आने की टाइमिंग चेंज कर ली। ना जाने क्यों उसे दीवा की नज़रों में अपने लिए दोस्त की दोस्त वाली फीलिंग्स कम और अपनी दुश्मन वाली फीलिंग्स ज़्यादा दिखी। दीवा रोज़ शाम को रितेश के घर पर जाकर ऑफिस पॉलिटिक्स की बातें करती और रितेश को ऑफिस के लिए तैयार होते, घर को करीने से सजाते, अपना टिफ़िन बनाते, पैक करते, कॉफ़ी बनाते और ऑफिस की मेल्स चेक करते देखती रहती। यह नज़ारा उसकी आंखों से ज़्यादा उसके दिमाग को सुकून देता था। लेकिन घर पर अदय ने कभी ये काम खुद नहीं किए थे। रितेश के घर पर भी मेड आती थी, लेकिन उसे अपने ज़्यादातर काम खुद करने पसंद थे। इसके बाद रितेश दीवा को उसके घर ड्रॉप करते हुए ऑफिस निकल जाता। दीवा को इंतज़ार था कि कब अदय डे शिफ्ट में आए और वह नाइट शिफ्ट में रितेश के साथ आए। एक शाम दीवा को रितेश का वॉशरूम यूज़ करना पड़ा। उसने रितेश से इसके लिए परमिशन ली,
तो उसने पहले दीवा के लिए वॉशरूम सैनिटाइज किया, तब उसे भेजा। दीवा को उसका यह जेस्चर उसकी दूसरी आदतों की तरह काफ़ी पसंद आया। इधर दीवा के रोज़ लेट घर आने से परेशान अदय ने एक शाम को ऑफिस जाते समय उससे बोला कि अगर तुमको मेरे घर में आने का मन नहीं करता तो तुम अलग भी रह सकती हो। रिश्तों की नाजुक डोर इस भारी भरकम लाइन का बोझ ना सह सकी। दीवा ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। अदय के ऑफिस जाने के बाद उसने रात में अपना सारा सामान समेट लिया और रितेश को कॉल करके कहा कि सुबह शिफ्ट ख़त्म होने पर ऑफिस से सीधे मेरे घर आ जाना। हड़बड़ी में आए रितेश ने उसका सामान बंधा देखा तो समझ गया कि शायद फिर दोनों में लड़ाई हो गई। उसे लगा कि दीवा ने शायद उसे रेलवे स्टेशन जाने के लिए बुलाया होगा, लेकिन दीवा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने ज़्यादा पूछताछ करना ठीक ना समझा, जब तक कि दीवा उसे खुद कुछ ना बता दे। उसने रितेश से कहा कि मुझे पीजी में शिफ्ट होना है, मेरा सामान लेकर चलो। रितेश बोला कि इतनी सुबह पीजी नहीं मिलेंगे, तुम फिलहाल मेरे घर चलो, हम 3-4 घंटे बाद दिन में पीजी ढूंढ निकलेंगे। और रितेश और दीवा ने दर्जनों गर्ल्स पीजी देखे, लेकिन रितेश एक के बाद एक सबको रिजेक्ट करता चला गया। उसने कहा कि तुम इतनी कम जगह में बंद और अंधेरे कमरों में नहीं रह सकती, वो भी शेयर्ड पीजी में। दीवा के लाख मना करने के बावजूद वह बोला कि अगर तुमको कोई प्रॉब्लम हो तो जब तक तुम्हें रहने का कुछ ठीक नहीं हो जाता तुम मेरे घर चलो, मेरा एक रूम खाली ही पड़ा रहता है। बस मैं ये कहूँगा कि एक बार अदय से इस बारे में बात कर लो। तो दीवा ने उसे एक गाली बड़बड़ाते हुए उसे ऐसे घूरा कि रितेश को टॉपिक ही बदलना पड़ा। घर आकर रितेश ने दोनों के लिए खाना बनाया और बोला कि मुझे कुछ देर के लिए सोना है, तुम अपना सामान खोल लो, अगर वैष्णवी आए तो तुम उसे बिठा लेना। यहाँ आकर दीवा के मन में एक ख्याल आया कि उसने घर छोड़कर गलती तो नहीं की, लेकिन उसके कानों और दिमाग से अदय की वह बात नहीं जा रही थी कि मेरे घर से चली जाओ। उसने सोचा कि फिर उसका घर कौन सा है, जहाँ पैदा हुई वो, जहाँ रहने के लिए मॉम डैड का घर छोड़ा वो। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका अपना कहने के लिए तो कोई घर ही नहीं है। उसने ठान लिया कि अब जहाँ उसका दिल कहेगा वहाँ रहेगी और उसे ही अपना घर बनाएगी। एक हफ्ते बाद भी जब अदय की तरफ से इश्यूज़ पर बात करने या माफ़ी मांगने जैसी कोई पहल नहीं हुई तो दीवा ने उसकी घर आ जाओ की फरमाइश पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अदय ने ये जानने की ज़्यादा कोशिश भी नहीं की थी कि दीवा कहाँ रह रही है। उसे लग रहा था कि वह किसी पीजी में है। दीवा ने भी उसे चुप करने या ना जाने चिढ़ाने के लिए बता दिया कि वह रितेश के साथ शिफ्ट हो गई है। उम्मीद के मुताबिक इसके बाद अदय ने उससे घर लौट आने के लिए नहीं कहा। इस बात से वह और हुक गई थी। खैर, ये बात अदय को बताकर उसे मन का बोझ कम महसूस हुआ। जो भी हो, अब उसके पास अपने नाम के रिश्ते में कुछ छिपाने का गिल्ट नहीं था। उस शाम उसने रितेश से कहा कि उसका बियर पीने का मन है। दोनों ऑफिस से लौटते हुए पार्टी का सामान लेते आए। उन्होंने वैष्णवी को भी बुला लिया था। वीकेंड होने की वजह से सबने देर रात कर दी। म्यूज़िक और सिंगिंग के साथ जमकर पार्टी की। लाख मना करने के बावजूद वैष्णवी को अपने घर ही जाना था, इसलिए दोनों पैदल उसे घर तक छोड़ने गए। वापसी में रितेश ने सड़क क्रॉस करके समय दीवा का हाथ पकड़ा तो उसने रितेश के कंधे पर सिर टिका दिया, जो घर पहुंचने तक वैसे ही रहा। नशे का आलम था, अदय से नाराज़गी थी या उन दोनों का रात के उस वक्त अकेले होना कि दोनों करीब आ गए। उस रात उनके बीच पहली बार वो सब हुआ जो शायद मोरल साइंस के हिसाब से गलत कहा जा सकता है, लेकिन इमोशनल, हार्मोनल और फिजिकल साइंस के हिसाब से सही। गलत की परिभाषा से ऊपर था। अगली सुबह पहली बार दोनों ने एक दूसरे से नज़रें चुराई। शायद उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए जो था वो समझ नहीं पा रहे थे,
कि उसे अभी जाहिर करे या नहीं। रितेश ने कॉफ़ी बनाई और दीवा से सटकर बैठ गया। दीवा ने इसका बुरा नहीं माना, लेकिन अगले ही पल जैसे उसे कुछ याद सा आया हो, उसने थोड़ा परे खिसकते हुए रितेश का हाथ थाम लिया ताकि उसे बुरा ना लगे और थोड़ी दूरी भी बनी रहे। अगले कुछ दिन दीवा और रितेश के उलझन में बीते। दीवा की उलझन थी कि वह इस बहाव में खुद को बहने दे या नहीं। रितेश की उलझन थी कि रास्ता किस मुकाम तक जा सकता है। जब उन्हें इसका कोई हल ना मिला तो उन्होंने रितेश की पहल पर इस पर बात की। दीवा को रितेश की यह आदत भी पसंद आई। उसे ना चाहते हुए भी अदय की याद आ गई कि वो कैसे किसी मुश्किल इमोशनल इश्यू से कन्नी काट लेता था। बातचीत का बाद दीवा और रितेश ने तय किया कि अभी अपने इस साथ को कुछ वक्त का इम्तिहान पास करने देते हैं। बहुत सोच समझ कर शादी करने वाली दीवा इस रिश्ते में तो और भी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती थी। इसलिए वह रितेश की साफ सफाई की आदत, घर की जिम्मेदारी, वह लोगों के लिए क्या फील करता है, उसके इमोशनल इश्यूज़ को कितनी इम्पोर्टेंस देता है, यह सब नोट करती जा रही थी। और उसके इस टेस्ट में रितेश पास भी हुआ था। दीवा ने भी खुद को टटोला तो पाया कि वह अदय को छोड़ रितेश के साथ ज़्यादा खुश रहेगी। उसने इस बारे में अपनी मॉम से भी बात की। मॉम ने उससे इतना ही कहा कि मैं ये तो जानती हूँ कि तुम कोई भी फैसला सोच समझ कर ही लेती हो। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने किसी भी फैसले को थोड़ा टाइम देना। दीवा ने अपने आगे का रास्ता ठान लिया था। इस फैसले से वह चाकने और महकने लगी थी। उसने रितेश और अदय दोनों को अपने फैसले की जानकारी दी। अदय ने कोई जवाब नहीं दिया। वो रितेश काफ़ी खुश था, मानो उसकी ज़िंदगी के एक बड़ी तलाश पूरी हो गई थी। उस दिन के बाद से रितेश और दीवा कपल की तरह रहने लगे। उनके बीच पासवर्ड, बैंक डिटेल्स, फ्यूचर प्लान्स, घर वालों के नंबर शेयर होने लगे। रितेश बहुत खुश था और शायद ज़्यादा खुशी में ही ज़्यादा लापरवाही भी होती है। दीवा ने जिस वजह से अदय को छोड़ा था, रितेश के साथ रहने का फैसला किया, वही चीज़ें धीरे धीरे रितेश में भी दिखने लगी थी। वह ऑफिस से आता तो शूज़ और सॉक्स भी नहीं संभालता, अपना टॉवल, अपने खाने की प्लेट कहीं भी छोड़ देता। अब शायद उसे दीवा के सामने अपनी इमेज की फिक्र नहीं रह गई थी और अपने नेचुरल सेल्फ में सामने आ रहा था। दीवा को 2 महीने में ही रितेश का कल अदय के आज जैसा दिखने लगा। हालांकि ऐसा पूरी तरह नहीं था, लेकिन उसके लक्षण देख दीवा काफ़ी डर गई थी। उसने अपनी एकमात्र राजदार अपनी मॉम को सारा किस्सा बताया। उसकी मॉम ने कहा, बेटा तुम सारी दुनिया घूम लो, तुमको लड़के तो ऐसे ही मिलेंगे। हमें अपने लिए बुरे लड़कों में से सबसे कम बुरे लड़के चुनने होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बुरे ही पैदा होते हैं, लेकिन इनको हमारी परवरिश ऐसा बना देती है। सवाल है कि क्या इनको बदला जा सकता है? तो उसका जवाब बड़ा मुश्किल है। कई लोग झुकने के बजाय टूटना पसंद करते हैं और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है खुद की गलती मानना और फिर अपने को बदलना। ये इतने ईगो से भरे होते हैं कि इतने पेनफुल प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते, लेकिन जो लोग इस भट्टी से गुजर जाए वो कुंदन बन जाते हैं। माँ की बात पर सुन दीवा फैसला नहीं कर सकी कि वह क्या करे। उसने खुद को वक्त के थपेड़े में बहने के लिए छोड़ दिया। उसे वही लाइन याद आ रही थी कि किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता।